हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में जो चैप्टर नंबर 12 है अभी से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। और चैप्टर नंबर 12 में ये आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट है, ठीक है। और लेक्चर नंबर फर्स्ट में बच्चों आज आप लोग मुख्य रूप से सीखने वाले हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है वो थॉमसन का परमाणु मॉडल और दूसरा जो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। मतलब यहां से क्वेश्चन पक्का पूछा ही जाता है, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत लंबा चौड़ा नहीं बच्चों। जो परमाणु चैप्टर है बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा है नहीं। मुश्किल से यदि 1.5 घंटे का क्लास लगातार चला दिया जाए तो चैप्टर खत्म हो जाता है, क्योंकि मुश्किल से 10 क्वेश्चन जिस बच्चे ने पढ़ लिया चैप्टर खत्म हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले चैप्टर का नाम परमाणु है, तो परमाणु के बारे में जानना जरूरी है। परमाणु है क्या बच्चों? तो परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जो अविभाज्य है, मतलब टूट नहीं सकता। जैसे आप लोग जानते हैं कि कोई भी पदार्थ है बच्चों, ठीक है, कोई भी पदार्थ है, ये पदार्थ हो सकता है अणु हो, क्या हो बच्चों? अणु हो, या हो सकता है यौगिक हो, ठीक है। अब ये जो अणु और यौगिक जिनसे मिलकर बने होते हैं वो आपका होता है बच्चों परमाणु। क्या होता है? परमाणु। परमाणु सूक्ष्मतम कण है। जैसे मैं बात करता हूं एक अणु की बच्चों कि H2 आपका अणु है। H2 क्या है बच्चों? अणु है। H2 आपका अणु है, लेकिन ये जो H2 बना हुआ है 2 हाइड्रोजन के परमाणु से बना हुआ है, तो ये जो आपका हो गया परमाणु है। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि जो H2 मैंने लिया था बच्चों, इसको तोड़ सकते हैं, लेकिन जो H आपका है इसे हम नहीं तोड़ सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, चाहे अणु की सूक्ष्मतम कण ले लो, चाहे यौगिक की बात करो, चाहे मिश्रण की, कुछ भी दुनिया में कोई भी वस्तु दिख रहा है उसका सूक्ष्मतम कण जो अविभाज्य है, ठीक है, उसे और सूक्ष्म कणों में विभाजित नहीं कर सकते, वो आपका परमाणु कहलाता है, एटम, ठीक है। मतलब जिसे हम तोड़ नहीं सकते बच्चों, ठीक है। परिभाषा आप देख सकते हैं। परमाणु शब्द का मूल अर्थ है वह कण जिसे छोटे कणों में ना विभाजित किया जा सके, यानी विभाजित ना किया जा सके। इसके बाद परमाणु रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। स्वतंत्र अवस्था में देखिए रासायनिक क्रिया में भाग कैसे लेता बच्चों? जैसे अभी मैं यहां पे आपको समझा दूं कि H का एक परमाणु और Cl का एक परमाणु जब मिलते हैं बच्चों तो आपका HCl बनता है। लेकिन यदि मैं कह दूं कि क्या H स्वतंत्र रहता है? नहीं रहता, ये अणु के रूप में रहता है, और जब टूटता है तो फिर परमाणु के रूप में टूट करके रासायनिक क्रिया होती है। कोई भी अणु टूटेगा तो पहले परमाणु बनेगा, इसके बाद परमाणु कोई दूसरा अणु का निर्माण करेगा। ऐसा नहीं कि अणु से अणु डायरेक्ट बन जाए। अणु टूटता है परमाणु में, फिर वो परमाणु जब आपस में क्रिया करता है बच्चों तब एक नया यौगिक बनता है। जैसे मैं यहां पे आपको एग्जाम्पल समझा रहा था, ठीक है। एग्जाम्पल में ये समझा रहा था कि मान लीजिए H2 है, ठीक है बच्चों। H2 जो है आपका अणु है, Cl2 जो है आपका अणु है। अब जब ये बच्चों आपस में क्रिया करेगा तो HCl बनाएगा, तो डायरेक्ट नहीं जुड़ता है। H2 जो है वो H में टूटेगा, यानी परमाणु में टूटेगा, फिर परमाणु परमाणु आपस में क्रिया करेंगे। तो कहने का तात्पर्य परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते, कहीं ना कहीं वो अणु के रूप में ही उपस्थित रहेंगे, रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। अणु आपस में कभी भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता, ये पहले परमाणु में टूटते हैं, फिर परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है बच्चों। ये हो गया परमाणु के बारे में। और हमारा जो अगला टास्क है थॉमसन का परमाणु मॉडल, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। परमाणु के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया, परमाणु पूरा चैप्टर का नाम ही है। तो ये जे थॉमसन साहब ने ये सन 1898 में ये अपना प्रयोग किस प्रकार से दर्शाया, ऐसा क्यों मन में आया कि भाई एक परमाणु मॉडल दे दिया जाए? सबसे पहले आप लोगों ने डाल्टन का सिद्धांत पढ़े होंगे कि परमाणुओं से मिलकर के अणु का निर्माण होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के पदार्थ का निर्माण होता है। पदार्थ की अवधारणा हो गई, परमाणु अणु की अवधारणा हो गई, है ना, सब कुछ हो गया। और इसके बाद कैथोड किरण की खोज हो गई, इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई। इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई तब जे थॉमसन ने, भाई इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने की।
तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन, कोई भी आपके पास परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी अवधारणा शुरू हो गई कि कोई ना कोई इसका भाई आकार भी होता होगा, कोई ना कोई इसका आकार भी होता होगा। भाई ये तो चीज क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन है। तो जे थॉमसन साहब ने ये दिमाग लगाया कि भाई जो भी परमाणु है, जो भी परमाणु है उसकी प्रकृति कैसी होती है बच्चों, उदासीन होती है। प्रकृति कैसी होती है, उदासीन होती है। और उदासीन है, और इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी है। किसकी खोज हो गई है, इलेक्ट्रॉन की। और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है बच्चों, ऋणावेशित होता है। तो उन्होंने दिमाग ये लगाया कि जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन है, और ये परमाणु उदासीन कब हो सकता है, जब जितना ऋण आवेश है उतना धनावेश हो। तब उन्होंने सोचा कि भाई साहब परमाणु में धनावेश भी होगा। क्या होगा, परमाणु में धनावेश भी होगा, तभी तो परमाणु उदासीन होती है। भाई अवधारणा, कॉन्सेप्ट कहां से जागृत हुआ कि भाई जैसे कहा गया कि जे थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर ली और उन्होंने सोचा कि परमाणु तो उदासीन प्रकृति का होता है और परमाणु में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो कि ऋणावेशित है, तो कहीं ना कहीं परमाणु में कोई धनावेश युक्त भी होगा, द्रव्य कण कुछ भी होंगे। तब उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया कि मॉडल में उन्होंने क्या बताया, देखिएगा कि एक हमारा जो परमाणु है बच्चों वो किस रूप में होता है। परमाणु जो होता है ये गोलाकार आकृति का होता है, जिसके संपूर्ण भाग में धनावेश वितरित है। ठीक है, धनावेश वितरित है, और उसमें जो ऋण आयन है, ऋण आवेश जो इलेक्ट्रॉन है वो धसे हुए रहते हैं। जिस प्रकार से बच्चों तरबूज में गूदे वाले भाग में दाने धसे रहते हैं, उसी प्रकार से धनावेशित परमाणु में इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं। इसे ही प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया। क्या बोला गया बच्चों, प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया। उन्होंने बताया कि परमाणु एक गोलाकार है जिसके समस्त भाग पर धनावेश उपस्थित रहता है, और उसके बीच में जिस प्रकार से तरबूज के गूदे के बीच में दाने, मतलब सॉरी, तरबूज के गूदे के बीच में दाना धसा रहता है, छिपा रहता है, उसी प्रकार से परमाणु जो गोलाकार है, उदासीन है, इसमें बच्चों संपूर्ण भाग पर धनावेश वितरित है और बीच बीच भाग पर ऋणावेश वितरित है। ठीक है, देखिए इस मॉडल के अनुसार परमाणु एक ठोस गोला होता है जिसमें समस्त द्रव्यमान एवं धनावेश समान रूप से वितरित होते हैं। मतलब जो गोला है, परमाणु एक गोला है, गोला आकार का है, और उसके समस्त भाग पर बच्चों धनावेश और जो उसका द्रव्यमान है समान रूप से वितरित होते हैं, और इसके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन उसी तरह अंतः स्थापित या धसे होते हैं जिस तरह से तरबूज के अंदर उसके गूदे में बीज धसा रहता है। यानी तरबूज के पूरे गूदे में जिस प्रकार से बीज धसा है, उसी प्रकार से एक परमाणु है, परमाणु समस्त उसमें धनावेश और द्रव्यमान पूरा वितरित रहता है और बीच भाग में इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, यह था बच्चों किसका, थॉमसन का परमाणु मॉडल। यानी थॉमसन ने अपने मॉडल में क्या बताया बच्चों। ठीक है, यहां पर आप देख लो कि इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, नहीं तो फिर आप लोग परेशान हो जाओ। कब मॉडल प्रस्तुत किया गया बच्चों, 1898 जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन और धनावेश की व्यवस्था की व्याख्या करने का प्रयास किया और उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे हम प्लम पुडिंग मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं। उन्होंने क्या बताया, थॉमसन ने परमाणु मॉडल में क्या बताया कि भाई साहब जो परमाणु होता है एक ठोस गोला है, उसके संपूर्ण भाग पर धनावेश और द्रव्यमान एकदम समान रूप से वितरित है और बीच भाग में इलेक्ट्रॉन धसा हुआ, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से तरबूज के गूदे में दाने धसे रहते हैं, बीज धसे रहते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, हम किस पर बात करेंगे बच्चों। अब जो हमारा मेन मुद्दा है वो है थॉमसन के परमाणु मॉडल की सफलता, और इसमें जो दोष रहता है ना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इस मॉडल द्वारा तापानिक उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा आयनीकरण की क्रिया सफलतापूर्वक समझा जा सकता है। तापानिक उत्सर्जन क्या है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगती है, यह परिघटना तापानिक उत्सर्जन है। तो हाँ भाई, ये तो पुष्टि हो गई कि परमाणु है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन है, गर्म करेंगे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव, जैसे ही उचित आवृत्ति का यानी आवश्यकता पूर्व जो आवृत्ति का प्रकाश किरण आपतित होती है, और प्रकाश किरण आपतित होते ही सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है।
तो इनके मॉडल के आधार पर जो जे थॉमसन ने मॉडल दिया कि गोलाकार ठोस गोला है, समस्त द्रव्यमान और धनावेश पूरा वितरित रहता है और बीच बीच भाग में इलेक्ट्रॉन धस्य होते हैं, उस सिद्धांत के आधार पर इस मॉडल के आधार पर जो तापानिक उत्सर्जन है और प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की जा सकती है। लेकिन इसमें कुछ कमियां भी है। इस मॉडल द्वारा हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती है। स्पेक्ट्रम जो आपका लाइमर श्रेणी, पास्टन श्रेणी, ब्रैकेट फूंड, ये सारी श्रेणी होती है, आगे हम चर्चा करेंगे, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। रदरफोर्ड के अल्फा कण के प्रकीर्णन का प्रयोग अल्फा कणों के अधिक कोणों में प्रकीर्णित होने की व्याख्या नहीं की जा सकती है। ये कैसे समझेंगे सर? कुल मिलाकर के अब ये समझो कि इनकी दो कमियों में से एक कमी है कि भाई साहब जो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की रेखाएं हैं उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती, और दूसरा बच्चों जो आप लोग रदरफोर्ड में आप पढ़ोगे भी, आज ही लेक्चर देंगे हम, मतलब इसी वीडियो में हो जाएगा, कि रदरफोर्ड ने बताया कि अधिक कोण के साथ जो कोण कुछ अल्फा कण प्रकीर्णित हो जाते हैं, फैल जाते हैं, उसकी व्याख्या इसके आधार पर हम नहीं कर सकते। तो दो हैं जिसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब हम बात करेंगे रदरफोर्ड के अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग। जैसे बच्चों देखिए कैमरे की लाइटिंग है, थोड़ा सा इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। जैसे ही बैकग्राउंड चेंज होता है बच्चों तो थोड़ा सा फेस में ब्लैक आ जाता है। अब आपने पढ़ा कि थॉमसन ने क्या बताया कि परमाणु एक गोलाकार का है, और इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया और धनावेश के बारे में बताया कि पूरा एक दूसरे से गुथे हुए रहते हैं। जिस प्रकार से मान लीजिए आपके कहीं कार्यक्रम हो रहा हो और वहां कोई व्यवस्था ना हो तो लड़के लड़के बैठे हैं, बीच में लड़कियां भी बैठ गई हैं, अनियमितता है। तो ये हमारे थॉमसन साहब ने आकर बताया कि धनावेश है, बीच में ऋणावेश आकर के बैठ गया है। जैसे मान लीजिए 15-20 लड़के बैठे हैं, 4-5 आकर बीच में लड़कियां बैठ गई, तो वो आपका अनियमितता है। अब सुव्यवस्थित अध्ययन करने के लिए रदरफोर्ड ने कहा हम एक अलग प्रयोग करेंगे, और रदरफोर्ड ने क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने ले लिया एक ऐसा पदार्थ जिससे अल्फा कण, रेडियो एक्टिव तरंग जिससे निकलते रहते हैं बच्चों, जिससे अल्फा कण अपने आप स्वतः निकलते हैं। आप जानते हैं कि रेडियोधर्मी पदार्थ किसे कहते हैं, जिससे अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती रहती हैं। तो उन्होंने एक पदार्थ लिया, जैसे बेरियम वगैरह ले लेते हैं तो अल्फा कण, तो यहां पर एक पदार्थ लिया बच्चों, पदार्थ से अल्फा कण तीव्रता के साथ निकल रहा है, ठीक है। ये अल्फा कण उत्सर्जित करने वाला एक पदार्थ है। इसके सामने जो डायफ्राम लगा दिया, डायफ्राम का काम क्या है सर? डायफ्राम ये करता है कि जो अल्फा कण आ रहे हैं इधर उधर ना भटके, एकदम सीधी रेखा में जाए। जैसे मान लीजिए खूब सारे लोग आ रहे हैं और सामने गेट लगा दिया गया कि भैया एक लोग ही आकर अंदर जाके बोटिंग करोगे। जैसे बोटिंग चल रहा, पूलिंग भी आप देखते हो कि खूब सारे भीड़ आ गई है, प्रसाद वितरण भी हो रहा, कहीं खाना ही चल रहा, भैया एक एक करके जाना। तो वही चीज यहां पर के डायफ्राम का काम है कि बहुत सारे अल्फा कण दौड़ करके आ रहे हैं, लेकिन डायफ्राम क्या करता है कि भैया तू एक करके धीरे धीरे करके एकदम तीव्रगामी आगे की ओर बढ़ो। ऐसा नहीं कि सबको एक साथ चल जाओ, तो कुछ चीजों को इधर उधर हटा देता है, केवल एक बर्नी को आगे जाने देता है कि एक ही दिशा में, एक ही रास्ते पे चलने वाले लोग इसमें चलो, बाकी किनारे हो जाओ। स्लिट जैसे होता है ना बच्चों, अत्यंत पतली भाग बना दे स्लिट, तो स्लिट कहलाता है। तो ऐसे ही डायफ्राम होता है। डायफ्राम का मतलब है केवल और केवल एक ही डायरेक्शन पर जाने वाले को जाने दो, बाकी को किनारे करो, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया कि अल्फा कण उत्सर्जित होने वाला पदार्थ लिया, उसे एक कांच के बॉक्स में रख दिया, यहां से उत्सर्जित हो रहा अल्फा कण लगातार चल रहा है, ठीक है बच्चों। ये छिद्र बना हुआ है ना, अब डायफ्राम के माध्यम से इसको संकीर्ण बना दिया, और आगे चल करके यहां पर देखिए, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, यहां पे स्वर्ण पात्र मतलब जिसकी मोटाई अत्यंत अल्प, अत्यंत पतला, क्योंकि भाई साहब स्वर्ण पात्र क्यों लिया गया, स्वर्ण पात्र पर ही बौछार क्यों की गई, क्योंकि इस जो स्वर्ण पत्र है अत्यंत पतली पन्नी बनाई जा सकती है। तो स्वर्ण पात्र की अत्यंत पतली पन्नी ले ली और उस पर उन्होंने अल्फा कणों की बौछार की, और जब अल्फा कणों की बौछार की तो आगे एक पर्दा लगाया जिसमें जिंक सल्फाइड का लेप लगा हुआ है। पर्दा है बच्चों जिसमें जिंक सल्फाइड का लेप है। कलर वगैरह आपको समस्या होती होगी, है ना। इसमें जो है वो जिंक सल्फाइड की लेप है बच्चों। ये जो आपका पर्दा है इसमें जिंक सल्फाइड का लेप है। अब यहां से जब अल्फा कण आगे की ओर जाता है तो प्रतिदीप्त उत्पन्न करता है, चमक उत्पन्न करता है, प्रस्फुरण उत्पन्न करता है, जिसको हम सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देख सकते हैं। इधर उधर घुमा करके प्रेक्षक को हम इसको देख सकते हैं। अब देखो फिर से समझो कि रदरफोर्ड ने क्या किया, एक बॉक्स में
अल्फा कण उत्सर्जित होने वाला एक रेडियोएक्टिव पदार्थ ले लिया, सामने डायफ्राम के माध्यम से उसको एक बरनी बनाया और स्वर्ण पात्र पर बौछार की, और बौछार करने के बाद सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। अब इसका थोड़ा सा मैं आपको बढ़िया सा डायग्राम दिखा देता हूं। यह डायग्राम बच्चों कि यहां से आपका जैसे रेडियम ही ले लिया गया, अल्फा कण निकल रहा है, अल्फा कण को स्वर्ण पात्र में बौछार किया गया और इसके चारों ओर क्या रखा गया, एक पर्दा रखा गया जिसमें जिंक सल्फाइड का लेप है, और पर्दे के किनारे एक सूक्ष्मदर्शी रखा गया जिसको हम बच्चों आसानी से सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जो चमक उत्पन्न होती है, जो प्रस्फुरण उत्पन्न होती है बच्चों, उसको हम देख सकते हैं। समझ रहे हैं? थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि एक बॉक्स के अंदर रेडियोएक्टिव पदार्थ रखा जहां अल्फा कण लगातार निकल रही है, उसको स्वर्ण पात्र में बौछार की और बौछार करने के बाद देखा कि अधिकांश कण सीधे निकल जा रहे हैं अपने स्थान को, मतलब यहां पर भेदते हुए, जो स्वर्ण पात्र है इसको भेदते हुए सीधे आगे निकल गए। कुछ अल्फा कण 90 डिग्री से भी अधिक कोण पर विचलित होते हैं। जैसे मान लीजिए आए और बच्चों 90 डिग्री लंबवत होता 90 डिग्री का मतलब क्या होता, लंबवत, जैसे ये 90 डिग्री होता तो 90 डिग्री से भी अधिक कोण पर के 90 डिग्री से अधिक पर भी ये क्या होते हैं, विचलित हो जाते हैं। और कुछ अधिक कोण मतलब 180 से मतलब वापस आ जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। मतलब जो जा रहे थे बच्चों, देखिएगा थोड़ा सा आप लोग यहां पे समझिएगा, जैसे यहां पे मैं कह दूं कि ये जा रहा है, ठीक है, कलर थोड़ा सा मैचिंग करो भाई, ये प्रकाश किरण यहां से जा रहा है, मान लीजिए ये जा रहा बच्चों, और यहां पे ऐसे विचलित होगा तो यहां पे 90 से अधिक होगा, 90 से अधिक होगा, ठीक है, 90 से अधिक होगा बच्चों, 90 से अधिक कोण कहलाएगा, 90 से अधिक कहलाएगा। यहां पर देखो ये विचलित तो 90 से अधिक कहलाएगा। लेकिन कुछ कोण तो कुछ ऐसा भैया कि अधिक से भी अधिक कोण, लो ऐसा गया और वापस आ गया, ऐसा गया वापस आ गया, मतलब इधर उधर विचलित हो रहा है ना, जरूरी नहीं कि एक ही डायरेक्शन पर चल रहे हैं, इधर उधर तितर बितर हो रहे हैं। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला, क्या निष्कर्ष निकाला कि भाई साहब ये आपका 9th का है बच्चों, की निष्कर्ष निकाला कि अधिकांश अल्फा कण पन्नी को पार करके सीधे निकल जाते हैं, कुछ अल्फा कण 90 डिग्री से अधिक कोण पर प्रकटित हो जाते हैं, और कुछ अल्फा कण लगभग 0.1% 1 डिग्री से अधिक कोण पर प्रकटित होते हैं। वैसे 1 डिग्री पर अधिक नहीं, आप ऐसा मत लिखो, आप अपने भाषा में लिखो कि अधिकांश अल्फा कण सीधे पार कर जाती हैं, कुछ अल्फा कण प्रकीर्णित हो जाती हैं और कुछ अल्फा कण टकरा करके वापस आ जाती हैं। ये मुख्य रूप से प्रयोग है बच्चों, जिसको आप पढ़ते आ रहे हो, जिससे यह निष्कर्ष क्या निकलता है कि अधिकांश अल्फा कण क्यों बाहर निकल जाता है, क्योंकि जो अधिकांश भाग कैसा रहा होगा बच्चों, खोखला रहा होगा, खोखला होने के कारण अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कुछ अल्फा कण प्रकीर्णित होते हैं, इसका मतलब नाभिक में धनावेश है, धनावेश होने के कारण, क्योंकि अल्फा कण कैसा है, धनावेश है, धनावेश केवल धनावेश से ही विक्षेपित होगा, तो नाभिक में धनावेश होने के कारण विक्षेपित हो जा रहा है बच्चों। फिर तीसरा नंबर, कुछ अल्फा कण अधिक कोण से प्रकीर्णित होते हैं, मतलब कहने अधिक कोण का मतलब है सीधे यू टर्न होकर के वापस आ रहे हैं, अधिक कोण का मतलब है यू टर्न होकर वापस आ रहे हैं, क्योंकि नाभिक में धनावेश भाग होगा, कठोर होगा। इसी से तो पता चला, इसी से उनको पुष्टि हुई कि इलेक्ट्रॉन अब धंसे नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, बल्कि जो धनावेश है वो केंद्र में है, नाभिक में है। ठीक है बच्चों, जो धनावेश है वो नाभिक में, इसी से पुष्टि होता है। तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट जिसको लेना होगा, बाकी बच्चों आप लोगों को नोट्स यदि लेना है ना यार, तो ये सारा चीज नोट्स में मैं अवेलेबल कराता हूं। ठीक है, जिन बच्चों को नोट्स लेना होगा तो नोट्स में अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो भटकने की जरूरत नहीं है, मात्र 100 रुपए चार्ज लगता है, हर कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर यहाँ पे दिया है। ठीक है, इसका मेन जो निष्कर्ष है, जो कहानी में ट्विस्ट आने वाला है भाई, निष्कर्ष तो हो गया कि रदरफोर्ड का ये प्रायोगिक मॉडल अभी आपने पढ़ा, और इस प्रायोगिक मॉडल से उन्होंने 4 नियम दिया, 4 नियम जो जरूरी है समझना। पहला नियम उन्होंने क्या कहा, सन 1911 की बात है, उन्होंने क्या बताया कि परमाणु के समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश उसके केंद्र पर बहुत ही छोटे भाग में स्थित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं, संकेंद्रित रहता है। मतलब यदि आपके पास परमाणु है तो उसके केंद्र में आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, जिसे हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, परमाणु द्रव्यमान। मतलब पूरा प्रयोग से उन्होंने निष्कर्ष निकाला और अपना नियम दिया कि जो परमाणु का द्रव्यमान है वो नाभिक में है, धनावेश जो है वो नाभिक में है। अब परमाणु का आकार बच्चों और नाभिक का आकार उन्होंने बताया
कि परमाणु नाभिक, यहां पर सॉरी बच्चों, नाभिक का आकार 10 घाते -15 मीटर, 10 घाते -15 मीटर, ये नाभिक का है, सेंटर की बात की जा रही है। और परमाणु का आकार 10 घाते -5 मीटर बच्चों, परमाणु का आकार 10 घाते -10 मीटर कर दो, है ना, थोड़ा सा 10 घाते -10 मीटर, ठीक है। ये नाभिक का आकार है और ये परमाणु का आकार है। कुछ लोगों को लगेगा कि कौन बड़ा है, जिसमें ज्यादा घात माइनस में ना वो छोटा है, इसलिए नाभिक का आकार है, और ये आपके परमाणु का आकार है। इसमें कितना गुना ज्यादा है, तो 10 घाते 5 गुना ज्यादा बड़ा होता है। यानी नाभिक से परमाणु का आकार कितना गुना बड़ा है, 10 घाते 5 गुना बड़ा है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, क्वेश्चन घुमाने का तो है, कहीं से भी घुमा सकता है, तो ये क्वेश्चन घुमा देता है कि 10 घाते 5 गुना बड़ा है। कौन बड़ा है, नाभिक का, परमाणु का आकार नाभिक के आकार से 10 घाते 5 गुना बड़ा है। तो पहले नंबर में क्या बताया उन्होंने कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान और धनावेश नाभिक में केंद्रित रहता है, संकेंद्रित रहता है। दूसरे में बताया कि नाभिक का आकार लगभग 10 घाते -15 मीटर और परमाणु का आकार 10 घाते -10 मीटर होता है, ठीक है बच्चों। तीसरे में बताया कि नाभिक के चारों ओर 10 घाते -10 मीटर त्रिज्या के खोखले गोले के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। किसी भी परमाणु के समस्त इलेक्ट्रॉन का कुल ऋणावेश नाभिक के धनावेश के बराबर होता है, जिससे परमाणु विद्युत रूपेण उदासीन होता है। तीसरे नंबर में बहुत बढ़िया व्याख्या किया कि भाई साहब हमने आपको बताया था कि परमाणु का जो समस्त धनावेश है वो नाभिक में है, तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां चक्कर लगाएंगे, अब पूरे हार मतलब वितरित नहीं रहेंगे, बल्कि जो खोखला भाग है बच्चों, खोखले भाग पर, जैसे मैं आपको अगले पेज में लेके चलता हूं, तो भैया जगह यहां भी कम है, अगले पेज में यहां भी जगह कम है, चलो कोई बात नहीं, यहां पर देख लो कि उन्होंने ये बताया प्यारे बच्चों कि ये आपका क्या है, ये क्या है बच्चों, परमाणु है, ठीक है। बीच में हो गया नाभिक, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब जो खाली जगह बचा, जो खाली जगह बच्चा बच्चों, यहां इलेक्ट्रॉन है, यहां इलेक्ट्रॉन है। बाद में तो हमारे बोर साहब ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, लेकिन उन्होंने ये, हमारे रदरफोर्ड साहब ने ये बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन से अलग है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो धनावेश है वो नाभिक में है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो खोखले भाग पर है, क्योंकि पूरे परमाणु का आकार 10 घाते -10 मीटर और जो केवल नाभिक का आकार 10 घाते -15 मीटर। तो बीच का जो खोखला वाला भाग है, जो खोखला वाला भाग है, यहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जहां धनावेश नहीं रहता बच्चों, जहां धनावेश नहीं रहता, ठीक है। इसके बाद चौथे नंबर पे पॉइंट देखो कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन स्थित नहीं रहते, अपितु वृत्तीय मार्ग पर नाभिक की परिक्रमा करते हैं, और वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल धनावेश और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले स्थिर वैद्युत बल के कारण होता है। उन्होंने यह भी बता दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्थिर नहीं रहते, बल्कि गति करते रहते हैं। गति क्यों करते हैं, क्योंकि भाई साहब ये परमाणु है, परमाणु के नाभिक में आपका धनावेश है और खोखले भाग पर ऋण है, तो धन और ऋण के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है, जो कि जो इलेक्ट्रॉन है इसको वृत्तीय मार्ग पर गति करने के लिए अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। फिजिक्स में चैप्टर 1 में आपने पढ़ा ना कि धन और ऋण के बीच वैद्युत आकर्षण बल लगता है, और यही वैद्युत आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगाने के लिए अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। 4 नंबर में उन्होंने क्या बताया कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं रहते हैं, बल्कि गति करते रहते हैं, और गति करने के लिए वृत्तीय मार्ग के लिए उसे अभिकेंद्रीय बल चाहिए। और वो अभिकेंद्रीय बल कहां से मिलता है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन और धनावेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेश है और जो नाभिक में धनावेश है, इनके बीच वैद्युत आकर्षण बल लगता है, जिसके कारण से ये अभिकेंद्र बल प्रदान होता है किसको, इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन वृत्तीय मार्ग पर चक्कर लगाता है। तो ये 4 नियम थे बच्चों, उम्मीद करता हूं चारों नियम क्लियर हो गए होंगे। अब इसके दोष बचा है, केवल दोष। अभी इस लेक्चर में दोष देख लेना, क्योंकि दोष भी जरूरी है जानना, ठीक है। क्योंकि जैसे थॉमसन का परमाणु मॉडल आप पढ़े, ठीक है, उनके दोष, तो भाई रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, उसका दोष आपको पढ़ना पड़ेगा और एग्जाम में आ जाता है। बाकी सारा चीज क्लियर है कि नहीं, एक बार आप लोग रिवीजन कर लो कि उन्होंने क्या बताया कि परमाणु के समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश उसके केंद्र पर संकेंद्रित रहता है। दूसरे नंबर में उन्होंने क्या बताया बच्चों कि नाभिक का आकार 10 घाते माइनस नाभिक का आकार 10 घाते -15 मीटर,
और परमाणु का आकार 10⁻10 मीटर होता है, यानी 10⁵5 गुना बड़ा होता है परमाणु का आकार। तीसरे में बताया उन्होंने कि भाई नाभिक के चारों ओर जो 10⁻10 मीटर की त्रिज्या के खोखले गोले के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। मतलब जो खोखला भाग होता है, जो खोखला भाग होता है वहां पर बच्चों क्या होता है, जो खोखला भाग है वहां पर इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। और चौथे नंबर में बताया कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन जो स्थिर नहीं रहते बल्कि गति करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अभिकेंद्र बल मिलता है कहां से? वैद्युत आकर्षण बल से। ठीक है, कोई बात नहीं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं, परमाणु का स्थायित्व मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। स्थायित्व के बारे में नहीं बता पाए क्योंकि इलेक्ट्रॉन को उन्होंने बताया कि गति करते रहते हैं, और जब कोई इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होंगी। जब विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होंगी तो वहां से ऊर्जा कम होगा और धीरे धीरे उसकी गति भी कम हो जाएगी और जाकर के केंद्र में गिर जाएगी। तो इसके लिए उन्होंने व्याख्या नहीं कर पाया। फिर से समझना, उन्होंने बता दिया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, गति परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। गति की दिशा नहीं बताई, गति कैसी करी वो नहीं बताई, गति कर रहे हैं। और जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो कोई आवेश यदि गतिमान है तो उस पर विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होंगी और फलस्वरूप उसमें ऊर्जा की कमी आएगी, जिससे वो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे नाभिक की ओर खिंच जाएगा क्योंकि धन आवेश उसको खींच लेगा। जबकि ऐसा होता नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। ठीक है। दूसरा नंबर, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं हो पाई उनको, है ना, कि इस परमाणु के आधार पर इलेक्ट्रॉन सभी संभव त्रिज्याओं वृत्तीय मार्ग में घूम सकते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन के घूमने की आवृत्ति बदलती रहती है। फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन की सभी संभव आवृत्तियों में विद्युत चुंबकीय तरंग उत्सर्जित करेंगे। किसी परमाणु से उत्सर्जित स्पेक्ट्रम सतत स्पेक्ट्रम होगा, किंतु हम जानते हैं कि प्रत्येक परमाणु रेखीय स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगा रहे हैं, लगातार चक्कर लगा रहे हैं, तो लगातार चक्कर लगाने के कारण इलेक्ट्रॉन की घूमने की आवृत्ति बदलेगी, और जब बदलेगी तो सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, जबकि रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होनी चाहिए। इसलिए रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या उनके आधार पर नहीं दी गई। तो ये उनकी कमियां हैं। तो दो ही कमी है बच्चों, दो ही कमी है जो कि आपको तैयार करना है। ठीक है, बाकी आज का जो टास्क था हमने कंप्लीट कर दिया। दो मॉडल, एक तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और एक थॉमसन का परमाणु मॉडल, और दोनों काफी महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नोट्स कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। ओके बच्चों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।